जो एडिटर्स हैं मैं उन पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले शुद्ध राजनीति पर आता हूँ मैं। अरुण जी, दबी जुबान में ही सही, लेकिन एक बात जो बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि अगर अरुण गोविल जी संविधान बदलने वाला बयान नहीं देते तो बीजेपी को 240 से ज्यादा सीटें आती। नहीं, पहली बात तो है कि मैंने ये बयान मेरा दिया हुआ नहीं है। पहली बात तो आप ये मान लीजिए। मैंने ये ज़रूर कहा था कि अगर 240 ये जो सीटों की बात हुई है, इतनी सीटों की चाहिए, 400 सीट चाहिए, तो उसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो मुझसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब कुछ संविधान से होगा। ऐसे संविधान में जो विधेयक हैं वो बदलते रहे हैं थोड़े बहुत, हमेशा चेंज हो, अमेंडमेंट्स तो होते रहे हैं। तो वो अमेंडमेंट्स कभी होंगे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अमेंडमेंट पहले भी हुए और आगे भी होंगे। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से ये कहा जाता है कि मैंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, इन शब्दों का प्रयोग मैंने इस तरह से, इस फॉर्मेट में कभी नहीं किया। ठीक है, हमारे एडिटर्स इस पर कुछ जरूर सवाल पूछना चाहते होंगे, लेकिन पहले मैं वो बयान सुना देता हूं। प्ले करिए जरा उसको। यहाँ पर संविधान जब हमारा देश का बना था, उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती। आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। अच्छा, ये विवाद इसलिए हुआ अरुण जी क्योंकि आपने कहा कि चेंज करना प्रकृति की निशानी होती है। खैर, हमारे एडिटर्स, विनोद जी के पास में आऊंगा, फिर अशोक भाई। अरुण जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो भगवान राम का जो चरित्र है, जब वो सीता जी का त्याग करते हैं, उस पे आपका जाती रिएक्शन क्या है? क्या इसीलिए वो 14 कला संपूर्ण है और कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण है? और दूसरा, अंग्रेजी में कहावत होती है और वैसे भी कह देते हैं आम जनता को, हम भाई भगवान बन के मत घूम, डोंट प्ले गॉड। और कहने का तात्पर्य यह होता है कि इतना दंभ मत कर, भगवान बन के मत घूम। तो जब आपको लोग पाँव को हाथ लगाते हैं तो आपके मन में क्या सेंटिमेंट होता है? क्या मैं भगवान बन के घूम रहा हूं? जहाँ तक मैं पहले सवाल का आपका जवाब देना चाहूँगा, जहाँ तक सीता जी के त्याग की बात है, उसमें ज़ाती रिएक्शन मेरा उसका कोई अर्थ नहीं होता, या किसी के भी ज़ाती रिएक्शन का कोई अर्थ नहीं है। बिकॉज परमात्मा जब कहते हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं, तो वो उनकी एक लीला होती है जिसके लिए वो किसी ख़ास कारण से अवतार लिया जाता है। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। कृष्ण जी ने भी ये कहा और राम जी ने भी, क्योंकि एक अहंकारी रावण उस वक्त इतना दंभ हो गया था उसका, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति को ख़त्म करना उस वक्त ज़रूरी था। और उसके लिए ये ज़रूरी था कि सीता जी के ही थ्रू वो हुआ, बिकॉज विष्णु और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है। तीसरी बात, राजा, रामायण में ये कहा गया है कि राजा जो होता है वो प्रजा के लिए होता है। प्रजा के मन में अगर ये बात आ गई थी कि सीता जी बाहर रहकर आई हैं कहीं, उस वक्त की प्रजा के मन में, तो उनके इस बात को दूर करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए राजा का कर्तव्य निभाना, पति के कर्तव्य से निभाना राजा ज़्यादा ज़रूरी था राम जी के लिए, इसलिए सीता जी का त्याग। दूसरी बात, जो आपने, जब लोग मेरे पाँव छूते हैं तो उस वक्त मेरे दिमाग में बिल्कुल पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता था ये कि मेरे से बच्चे पाँव छुएं, ठीक है, समझ में आती है बात, हमारे बेटे भी पाँव छू लेते हैं। पर जब बड़े लोग, मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी पाँव छूते थे तो मुझे बहुत ख़राब लगता था और मैं ये कहता था कि नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं। मैं एक आपको घटना बताता हूँ इस बारे में, दिल्ली की घटना है वो। इस देश के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया था और हम गए थे, मैं और सारी टीम, हमारी रामायण की टीम भी गई थी, और हम लोग खाना खा रहे थे, मेरे हाथ में प्लेट थी खाने की, मैं खड़ा हुआ था, और अचानक वो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सबसे सीनियर थे वो फैमिली के, वो आए, कोई कुर्ता और धोती उन्होंने पहनी हुई थी, और उन्होंने सबके सामने साष्टांग दंडवत मुझे किया, और मुझे समझ में नहीं आया, मैं लिटरली स्टंड हो गया था कि मैं क्या करूं, ये प्लेट रखूं, इनको उठाऊं, क्या, मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। फाइनली फिर मैंने एक प्लेट वो रखी और मैंने उनको उठाया, ऐसे प्लीज़ आप ये मत कीजिए।
उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में एक ऐसा भाव था जैसे उन्होंने परमात्मा को देख लिया हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, उनके गूज पिंपल्स बदन पे, आई कुड सी दैट कि गूज पिंपल्स आ गए थे उनके बदन में। तो वो, मैं ये मानता हूँ कि जब लोग मेरे पाँव छूते हैं कि ये मेरे पाँव नहीं छू रहे हैं, ये इनकी जो भगवान राम के प्रति आस्था है, ये उसको नमन कर रहे हैं। मैं खाली माध्यम हूँ। मुझे इस बात का दंभ कभी नहीं रहा। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे उस वक्त के हमारे कलाकारों को ये दंभ हो गया था, पर राम जी ने इतनी कृपा मेरे ऊपर ज़रूर की है कि माई हेड हैज़ बीन ऑल द टाइम ऑन माई शोल्डर्स। दैट्स ऑल आई कैन से। अशोक भाई, अरुण जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही अभी सवाल के जवाब में। आपने कहा कि भगवान लीला करता है और वो समाज को एक मैसेज देना चाहता है। एक ऑर्डिनरी, बहुत ही छोटे राज्य में एक इंसान था जिसने सीता पे डाउट लिया और उनने सीता का त्याग किया। एक लीला थी, एक रोल मॉडल था कि राजा के लिए अपनी पत्नी से ज़्यादा अपने खुद के व्यर्थ जो स्वार्थ है उससे ज़्यादा राज्य और प्रजा है। आपने रामायण का रोल, राम का रोल किया है। वर्तमान में आप राजनीति में हैं, क्या आपको वर्तमान में ऐसा दिखाई देता है कि एक छोटे से इंसान से भी कुछ करने के लिए वर्तमान में जो सत्ताधीश बैठे हैं वो अपने स्वार्थ को त्याग के उसकी बात सुनते हैं या फिर अपने स्वार्थ के लिए उसको रोनते हैं? क्या देखते हैं आप? तो मैं हमारा धर्म से मतलब रिलीजन से नहीं है, धर्म से मेरा अर्थ है कर्तव्य से। हमारे कर्तव्य की परिभाषा समय, काल और परिस्थिति के अनुसार होती है। इसका उत्तर केवल इतना है कि समय, काल और परिस्थिति के अनुसार। तो इसके मायने ये है, समय, द्वापर युग में जो कहा गए गीता या सतयुग में जो रामायण हुआ वो उस युग के लिए समकालीन था। कलयुग में उनके कोई मायने नहीं है, ऐसा हम माने? नहीं, रामायण हैज बीन रेलेवेंट ऑल द टाइम। आप रामायण से वही एक बात क्यों लेना चाहते हैं? सवाल आप सुनिए, अब मुझे कहने दीजिए। रामायण से हम ये क्यों नहीं ले सकते कि भाई और भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए? रामायण से हम ये क्यों नहीं ले सकते कि पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? कि पिता ने एक वचन दिया था, उसे पूरा करने के लिए एक व्यक्ति ने अपना राजपाट, जो कल वो राजा बनने वाला था, वो सब छोड़कर निकल गया। आज ये नहीं होता, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज ये होगा। तो उससे जो बातें हमें लेनी होती हैं वो हमें लेनी होती हैं। सारी बातें हम वहाँ की नहीं ले सकते, बिकॉज वो समय अलग था, वो काल अलग था, वो परिस्थितियाँ अलग थी। एक बात तो हम ले सकते हैं कि जब रावण मृत्यु शैया पे था तो भले ही वो शत्रु था, लेकिन एक ज्ञाता था, इसलिए राम ने अपने अनुज को कहा कि एक ज्ञाता जा रहा है इस दुनिया से, उससे ज्ञान ले। क्या वर्तमान में किसी भी अपोजिशन के नेता से ज्ञान लेने के लिए सत्ता पक्ष तैयार रहता है? आप ये मत कहिए कि ये मत लीजिए, वो मत लीजिए, सिर्फ भाई और पिता का ले लीजिए। रामायण सर्वांगीण है। सीखने के लिए भी ना मन चाहिए, हृदय चाहिए। हाँ, हम सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं। आपका जवाब मिल गया हमें। जब रामायण आई थी, दूरदर्शन में देखी गई, काफ़ी करुण रस प्रधान थी। आप लोगों ने अपने कैरेक्टर्स में किसी में भी कोई 6 पैक गॉड्स नहीं देखे। अभी रामायण आती हैं, भगवान के उग्र रूप, हनुमान के, एंग्री हनुमान के जो मोटिव्स हैं, जो गाड़ी में आपको दिखते हैं। हाल फिलहाल में रामायण भी आई, उसमें जिस तरीके से 80s में आप लोगों ने रामायण की और जो अब रामायण आती है, उसमें क्या फ़र्क देखते हैं कैरेक्टराइजेशन में, राम के, भरत के, लक्ष्मण के, सीता के? केवल एक फ़र्क है, और वही फ़र्क है जो बात आप कह रहे हैं कि जो भी एक्टर कोई अगर कैरेक्टर करता है, उसे सबसे पहले वो दिखना चाहिए। उसका काम, उसकी एक्टिंग टैलेंट या वो जो भी कन्वे कर रहा है, जो कंटेंट वो कन्वे कर रहा है, वो बाद में दिखता है। सबसे पहले एक लुक होता है, एक फर्स्ट एंट्री जो होती है ना वो। तो उस वक्त उस रामायण में जिस व्यक्ति ने वो रोल किया था, वो राम दिखा।
आज के रामायण में वो राम नहीं दिखता, वो यहाँ से वो एक दिखता है जो एक जिम से निकला हुआ अभी आदमी है, एक जिम से निकला हुआ लड़का है, वो दिखता है, उसमें राम नहीं दिखाई देता है। देखिए जो कार्तिकेय पूछ रहे हैं, हमारा सारा ध्यान वो 6 एप्स की तरफ चला जाता है, हमारा सारा ध्यान उसकी फिजिक पे चला जाता है, यहाँ से कुछ नहीं दिखाई देता हमें, यहाँ से हमें सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, उसमें कोई भाव नहीं दिखाई। ये जो आपने भाव, अरुण जी आपने जो भाव का जिक्र किया, ये आदि पुरुष फिल्म में हमने देखा था, प्रभास है, 6 पैक एग है, पूरी बॉडी शॉडी है, लेकिन एक भाषा थी आप लोगों की, जिसमें मुझे याद है आपका एक इंसिडेंट जिसमें आपने ये तक कहा था कि मेरी स्माइल की वजह से मुझे पसंद कर लिया गया था, उसमें सौम्यता थी। आजकल के डायलॉग, आदि पुरुष का डायलॉग है तेरी बुआ का बगीचा है क्या, ये रामायण के डायलॉग हैं, शेषनाग ने लंबा कर दिया, ये आप देखते आप क्या कहेंगे? आप सोचिए ना कि मैं स्माइल की बात भी बताऊं, ऐसा नहीं कि मुझे स्माइल के लिए सेलेक्ट किया गया। हाँ, मेरी रामायण में मेरी हर बात के पीछे एक कहानी है। मेरा सिलेक्शन तो फाइनली हो गया। अब हम शूटिंग की हमने तैयारी की, शूटिंग पे जब हम पहले दिन पहुंचे तो क्या आप स्माइल पे चले गए? तो सब गेटअप वेटअप हो गया, सब कुछ हो गया, कैमरे के सामने पहुंचे, मैंने आईने में देखा अपने आप को, तो मुझे वो एक कैरेक्टर, मुझे राम नहीं दिखाई दे रहे थे उसमें। अरुण गोविल में राम नहीं दिखते थे, कहीं भी नहीं दिखते थे, मुझे वो एक व्यक्ति दिख रहा था खाली बस। उसमें परमात्मा में जो सौम्यता, निर्मलता, पवित्रता होनी चाहिए ना फेस पर, वो कहीं नहीं थी। अच्छा ये तो नहीं चलेगा, गड़बड़ है कुछ। अब हम और सागर साहब बैठे, हमने कहा, सागर साहब ने पूछा क्या करें फिर इसके लिए भाई। मैंने ही कहा कि नहीं सर, मुझे ये राम नहीं दिखाई देता ये व्यक्ति, तो क्या करना है इसके लिए? मैंने कहा पता नहीं सर क्या करना है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। और फिर जो मैं कहता हूं ना कि ये डेस्टिन्ड थी मेरे लिए। मुझे श्री राजकुमार बरजात्या, जिनके राजश्री के प्रोड्यूसर, जिनकी मैंने पहली फिल्म की, मैंने अपना फिल्मी करियर वहीं से शुरू किया था, राजश्री से। नहीं, उससे भी पहले एक फिल्म आई थी पहेली, जिसमें मैंने एक सेकंड कैरेक्टर किया था। उनकी मुझे एक बात याद आई। अब ये सोचिए वो बात तभी मुझे क्यों याद आनी थी, पर आई, कि अरुण जी आपकी मुस्कुराहट, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इसे कहीं अच्छी तरह यूज़ कीजिएगा। और मुझे वो बात याद आई और मैंने आईने में उस स्माइल को अपने चेहरे पर चिपका कर देखा, ठीक है, और उसे 2-3 तरह से चिपका कर देखा मैंने कि अगर मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ तो कैसा लगता हूँ, ज़्यादा मुस्कुराऊँगा तो कैसा लगेगा, अगर मैं इमोशनल हूँ तो भी मेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्या रहनी चाहिए, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो भी क्या ये ज़रा सा फेस सौम्यता रहनी चाहिए। एंड आई सेड यस, ये सौम्यता, पवित्रता नहीं जानी चाहिए, चाहे कोई भी भाव हो, एंड दैट वाज इट। लेकिन मेरा, अब देखिए स्माइल पे तो आपने हमें बताया, लेकिन आपने मनोज मुंतशिर को कोई सलाह नहीं दी? ये जो डायलॉग का जो मैं जिक्र दे रहा था, या यहाँ से कुछ देना चाहेंगे? नहीं, मेरी आदत रही है कि मैं सलाह नहीं देता किसी को, विनोद जी को? जब तक आप ना मांगे। ठीक। अरुण जी, जी, ये जो ईश्वर तो स्पिरिचुअलिटी है, और उसको जब फिजिकलिटी बना के आप प्रस्तुत करते हैं तो क्या भावनाएं आहत नहीं होती उससे, जो देखने वाले हैं? और क्यों फिल्म सेंसर इसको पास करता है? ऐसा अन्याय हमारे इष्ट देवों के साथ हो रहा है। एक स्पिरिचुअल प्रतिमा को उसके फिजिकल रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई पहलवान पे तो फिल्म नहीं बन रही, कोई जादूगर पे तो नहीं बन रही। अगर ऐसा आप होता, समझते हैं कि सेंसर बोर्ड को इस पे कठोर कदम लेने चाहिए? और एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैन यू मूव अ प्राइवेट मेंबर्स बिल टू हैव दिस स्टॉप? नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर जनता, जो देखने वाले लोग हैं, वो भगवान को, जिनको वो भगवान मानते हैं, जो भगवान हैं उनके लिए, उनको अगर वो फिजिकल रूप में देखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी है। लेकिन जिस रूप में, जो रूप भगवान का है, उसे उसी रूप में आप दिखाएं तो तब ठीक है। हाँ, वही कह रहा हूँ सर मैं आपके पास। ओके, अगेन वही बात हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि समय गतिवान है, ये परिभाषाएं बदलती रहेंगी, हमारी मॉरल्स की परिभाषाएं बदल गई हैं, हमारे कर्तव्य की परिभाषा बदल गई, हमारे धर्म की परिभाषा बदल गई है, ये परिभाषाएं बदलती रहेंगी, इनको आप रोक नहीं सकते। अरुण जी, यूपीए सरकार में सुप्रीम कोर्ट में जो राम मंदिर, राम के बारे में ये इस मिथ करके
एफिडेविट फाइल किया था। आज पार्लियामेंट मेंबर होने के बावजूद आप डीएम के लोगों से मिलने टाइम पर सनातन धर्म को विरोध करने, उसको मच्छर कोरोना करके जो वर्णन करते थे, उन लोगों से आप कैसे तालमेल करते हैं? सेकेंड थिंग, राहुल गांधी के बारे में 10 से कितना मार्क आप देंगे? ये जो प्रश्न है, देखिए तालमेल की बात, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वो तालमेल, वो जो मतलब हम लोग वहाँ मिलते हैं, विपक्ष से भी मिलते हैं, ऐसा तो नहीं कि विपक्ष उधर चला जाता है हम उधर चले जाते हैं। नहीं, हम ये लोग सरकार साथ ने राम इसे मिथ करके फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है, बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया जाता है, बहुत कुछ ऑफेंड भी किया जाता है, ऑफेंसिव भी किया जाता है। ये सब वो है, मैं उसी के लिए कह रहा था आपसे। ऐसा नहीं कि विपक्ष में जो लोग, जिन लोगों ने इस तरह की बात कही, हम उनके साथ नहीं बैठते, या हम उनके साथ बैठते भी हैं, चाय भी पीते हैं। वो कह रहे हैं कि जो सनातन विरोधी हैं, उनसे, उनके लिए अरुण जी उनके खिलाफ या उनके सामने उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं कि नहीं संसद में? वो राजनीति है, देखिए। नहीं, लेकिन वो राजनीति के मंच पर ही आप हैं, उनको काउंटर कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, राजनीति के मंच पर आप धर्म को लाने की, पहली बात तो मैं तो कोशिश नहीं करता कभी। हाँ, ठीक है। मेरे लिए धर्म, दूसरे हम रिलीजन की अगर हम बात कहते हैं या आध्यात्मिकता की बात कहते हैं, मेरा एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कभी नहीं चाहता कि एज ए नॉर्मल पर्सन ऑफ दिस सिटीजन ऑफ इंडिया कि धर्म को राजनीति में लाया जाए। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। और अगर हम लाते भी हैं उसको, तो उसकी पॉजिटिव साइड जो है वो हमें लानी चाहिए, निगेटिव साइड हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। पहले सर, आप ही की पार्टी का नारा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, तो राम तो पॉजिटिव है ना, अगर पॉजिटिविटी आप और लाना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देंगे, वो ये पूछ रहे हैं आपसे। आप सांसद हैं, इस फील्ड में आप बात कर रहे हैं। 10 मार्क्स में कितना मार्क देंगे? As what? एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज अपोजिशन लीडर। सर, एक्टिंग का तो रोल कोई किया नहीं है राहुल गांधी ने कि हम उनको एक्टिंग के लिए नहीं, एक्टिंग के लिए नहीं होता है, एज ए पर्सन होता है, एज ए स्पीकर होता है, एज अ पॉलिटिकल पर्सन आप उनको कैसे होता है? एज अ पॉलिटिकल पर्सन मैं खाली इतना कहूंगा कि उनके जो बयान, मैं नंबर की बात नहीं करूंगा आपके साथ, मैं खाली ये कहूंगा कि वो कभी कभी जब पार्लियामेंट में बयान देते हैं या बाहर भी बयान देते हैं तो वो थोड़े से इमेच्योर हैं अभी, उनको मैच्योरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, उन्हें सोचकर बयान देना है। ठीक है। अब मैं आपके एक बयान पर आता हूं। आपके ऊपर आरोप लगा कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपसे पूछा गया कि मुद्दे क्या हैं, तो आपने कहा कि मैं जब चुनाव जीत जाऊंगा तब मुद्दों की बात करूंगा। अब जब आप चुनाव जीत गए हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं सड़क, नाली, खडंजे बनवाने नहीं आया हूं। ये आपके ऊपर आरोप। हाँ, तो ठीक बात है, इसमें बुराई क्या है? जब मेरे पास जितने लोग आते हैं, ठीक है सर, हमारी ये सड़क ख़राब हो गई, इसे बनवा दीजिए, मैं उसी वक्त या तो फ़ोन कर देता हूँ या चिट्ठी लिख देता हूँ कि भाई इनकी ये सड़क बनवा दी जाए। ठीक है, ये हो गया। दो तरह की चीज़ें होती हैं विकास में। एक होता है रोज़ाना का विकास जो होता है, वो कि सड़क, गड्ढे भरवा दीजिए, नाला नहीं बंद हो गया है, पानी भर गया है, ये हटवा दीजिए, एक वो होता है विकास। एक विकास होता है कि जो हम बड़े बड़े काम जो हम करते हैं। आज जब से मैं आया हूँ तब से अगर आप बड़े काम देखना चाहें तो हमारे यहाँ नवीन स्टेशन की स्वीकृति मिली, वंदे भारत ट्रेन चली, ईएसआई का हॉस्पिटल जिसका 4 साल से शिलान्यास नहीं हुआ था, मेरे एक बार बात करने पर मोदी जी ने बाकी रुके हुए शिलान्यास भी कर दिए। योगी जी खुद आए वहाँ पर। ठीक है, हापुड़ में जो न्यायालय थे, छोटे छोटे 5-6 वकील इधर से उधर भागते फिरते थे, एक्सीडेंट हो जाते थे। एक हफ्ते में उन न्यायालयों के लिए एक जगह के लिए 150 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। ऐसी मैं इन कामों की बात कर रहा हूँ। मैं अगर इन कामों में अपना ज़्यादा ध्यान लगाऊंगा तो क्या ये विकास के लिए अच्छा नहीं होगा, प्रदेश के लिए या मेरे क्षेत्र के लिए? मेरा कहने का तात्पर्य ये था। तो सड़क, गड्ढे और खडंजे की जो बात हो रही है, हाँ, इसके लिए तो पब्लिक आएगी ना आपके लिए? नहीं आएगी तो मैं तो आपको बताया कि मैं उसी वक्त फ़ोन कर देता हूँ अधिकारियों को और उसी वक्त मैं चिट्ठियाँ लिख देता हूँ। अब अगर आप चिट्ठी देखें ना, जनवरी से अब तक मुझे लगता है मेरे यहाँ के अधिकारी ना मेरी चिट्ठियाँ देख देख कर परेशान हो गए होंगे अभी तक। जनवरी से अभी तक कितने दिन हुए हैं आप देखिए, मार्च अभी चल रहा है। मेरे यहाँ से कम 500 लेटर्स अधिकारियों को जा चुके हैं। ये तो अच्छी परेशानी, दूसरे कामों के लिए। ये तो अच्छी परेशानी। तो मैं वो काम भी कर रहा हूँ सारे, बिल्कुल। मैं आपसे सवाल क्या बल्कि मैं बतियाना चाह रहा हूँ। जी बताएं। एक जैसा आपने कहा ना कि जब से आपको देखा था
ये रामायण, ये सीरियल मुझे लगता है 86 के आसपास कब था? जी 87 जनवरी में रिलीज हुआ था। एग्जैक्टली। तो एक मेरा ये सवाल है कि आपकी एक छवि बनी हुई है, और ये आपने सही कहा कि लोग राम की तरफ झुकते हैं, उसमें आप में राम नज़र आते हैं चूँकि आपने रोल किया हुआ है। जब 86-87 का जो दौर था, जब घरों में, मैं खुद यहीं दिल्ली में रहता था एक जगह पे, और मेरी एक खिड़की पीछे होती थी, और इतनी पब्लिक आ जाती थी उस खिड़की से देखने के लिए, और उस समय सन्नाटा हो जाता था, कहीं कोई वाहन नहीं चलता था, मुझे याद है। और आज मैं जब 40 साल के बाद आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ, तो आपको लगता है कि रामानंद जी ने जो ये इतना मेहनत से और आप लोगों ने एक संदेश देने की जो कोशिश की थी, उस समय का समाज और आज का समाज, ये सवाल है। एक बार BR इशारा से किसी ने पूछा था, बहुत पहले की बात है शायद, कि फिल्मों का समाज पे बड़ा खराब प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो BR इशारा ने कहा था कि भाई एक रामचरितमानस से ज़्यादा कोई चीज़ पढ़ी नहीं गई है। आप ये बताइए कि रामचरितमानस ने कितने राम पैदा किए? तो अगर रामचरितमानस जो सबसे पॉपुलर ग्रंथ शायद है भारत का, उससे अगर एक राम नहीं पैदा हुआ तो आप फिल्मों से क्या समझते हैं? उनका कहने का अर्थ यह था कि इन चीज़ों को कोई बहुत असर नहीं होता, लेकिन उन्होंने एक चीज़ असर आज भी हुआ है। बस एक मिनट, उन्होंने ये कहा था, राम बनने की सार्थकता नहीं है, राम के जितना नज़दीक उनका कोई भी एक उपदेश मान लो तो सार्थकता है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि आज का जो समाज है, आपको लगा कि उस उपदेश के बाद वो और नीचे गया है, ठीक है, या ऊपर गया है? समाज जो आज का है उसमें बहुत, मतलब जब हम सुबह रोज़ अखबार पढ़ते हैं तो उसमें आधी से ज़्यादा खबरें जो होती हैं वो निगेटिव खबरें होती हैं, ठीक है। सामाजिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, उन सब की खबरें होती हैं कि उनमें कितना पतन हो चुका है, कि आज क्या क्या हुआ, कल क्या क्या हुआ, वो सारी खबरें होती हैं। पॉजिटिविटी जो है या अच्छाई जो है वो समाज में बहुत कम होती जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी कोशिश कभी नहीं रोकनी चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने समाज के लिए क्या करना चाहता है। कुछ लोग आते हैं, पैदा होते हैं, नौकरी करते हैं, बड़े होते हैं, खाते हैं, पीते हैं और आउट चले जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाता है उनका। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं यार, अगर हमें भगवान ने यहाँ ये मनुष्य का रूप दिया है तो हमें कुछ करने के लिए दिया है, हम कुछ कर लें। कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम अपने लिए कर लेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम समाज के लिए करेंगे। तो वो कोशिश हमें कभी भी रोकनी नहीं चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी 4 जनवरी को मेरे मन में एक ख्याल आया, फिर से यही सोचकर मैं अखबार पढ़ रहा था और मैंने देखा कि उसमें पारिवारिक रिश्तों की इतनी ख़राब खबरें थीं कि आप सोच नहीं सकते। तो मैंने कहा कुछ तो मुझे करना चाहिए इसके लिए। तो मेरे मन में ख्याल आया कि हम रामायण को घर घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके विचार, फिजिकली भी रामायण और उसके विचार भी। तो और मैंने उसका टाइटल रखा, उस इनिशिएटिव का मैंने टाइटल रखा घर घर रामायण। मैं पार्लियामेंट में मोदी जी को मिला, मैं गया उनसे मिलने, बगैर अपॉइंटमेंट के चला गया था पार्लियामेंट में। मैंने अपनी नाम भिजवाया, उन्होंने 3 मिनट बाद मुझे बुला लिया, तो बोले हाँ बताइए। मैंने कहा सर मेरे मन में एक इनिशिएटिव आया है घर घर रामायण, मैं हर घर में रामायण पहुंचाना चाहता हूं, ये बोलकर कि भाई आप इसको पढ़ें और इसमें से कुछ ले लो। या मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी राम बन जाएगा, नहीं बन सकते, हम नहीं बन सकते। हम कहता हूँ मैं उसमें से 1% भी अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। तो बोले मुझसे क्या चाहिए आपको? मैंने कहा सर आपसे मुझे ये चाहिए, एक तो आपसे
इस काम की आज्ञा चाहिए मुझे, और दूसरा ये कि मुझे आपसे एक संदेश चाहिए जो मैं हर रामायण की प्रति के पहले पृष्ठ पर उसको लगाऊंगा आपके चित्र के साथ। बस इतना चाहिए मुझे। कुछ बोले नहीं, बोले ठीक है, ना हाँ बोला ना बोला, कि मैं चला गया। उससे पहले जाने से पहले पूछा उन्होंने कि इसे कब से शुरू करना चाहते हो। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, उन्होंने कहा कि मैं इसे हम 22 जनवरी से शुरू करें तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ थी, 22 जनवरी से। ऐसे नथिंग लाइक इट सर, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा सर ठीक, अच्छा इससे संदेश क्या जाएगा। मैं फिर बैठ गया, फिर खुद ही बोले इससे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों का संदेश जाएगा। मैंने कहा सर यही मेरे मन में है और यही मैं करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने हाथ जोड़ दिया, मैं उठकर चला गया। सर 6 दिन बाद उनका संदेश मुझे मिल गया, पूरे 1 पेज का संदेश है वो। इतना अच्छा संदेश, रामायण की इतनी अच्छी व्याख्या, रामायण से हमें क्या मिल सकता है, मैंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा। तो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, जो कोशिश मैं कर रहा हूँ। और मैंने उस दिन से रामायण का वितरण मैंने शुरू कर दिया फिजिकल कॉपीज का। सर अब हम इस शो के उस सेगमेंट में हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये रैपिड फायर राउंड है। मैं आपको अपने साथ वहां पर लेकर चलूंगा। आइए मेरे साथ उस स्क्रीन पर। जोरदार तालियां हो पहले। आप लोग तैयार हैं कि नहीं? तैयार हैं? आइए, अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग चीयर करिएगा। अरुण जी इस तरफ आइए प्लीज, आइए इस तरफ आइए प्लीज, आइए। अब मैं यहां पर आपको सवाल पूछूंगा, आपके सामने ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। ओके। देखिए जो पहला सवाल है वो आज इस देश में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनकर सामने आया है। हर कोई जानना चाहता है इसका जवाब क्या है। पहले सवाल से पहले जोरदार तालियां हो, हौसला अफजाई हो। आइए प्ले करिए जरा। हमारा रैपिड फायर का पहला राउंड दिखाइए जरा। ये पहला सवाल है, बेहतर शासक कौन? हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? अकबर। अकबर। आप अकबर को मानते हैं बेहतर शासक है? इन तीनों में। इन तीनों में, ठीक है। जोरदार तालियां हो पहले। अब बात हो रही है विचार की कि इस देश में किस विचारधारा को अपनाया जाए, कौन सा विचार है जो अपनाया जाए, उसको लेकर हमारा अगला सवाल है। जोरदार तालियां हो पहले। देखिए, आइए सब लोग इस तरफ मुड़ गए आपके एक एक सवाल का जवाब देखने के लिए। आइए दिखाइए, प्ले करिए। हमारा जो अगला सवाल है, बेहतर विचारक कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी? दोनों के विचार का जो क्षेत्र है वो अलग अलग है बिल्कुल। अगर ओवरऑल हम देखें एक पूरे भारत के लिए, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, और हम एक पर्टिकुलर धर्म के मानने वालों को लिए देखें हम, वो भी भारत के लिए ही उन्होंने भी भारत के लिए ही सोचा है। इन्होंने संपूर्ण सभी जातियों को, सभी धर्मों को लेकर इन्होंने सोचा था, और उन्होंने भी भारत के लिए सोचा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी अपने आप में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में तुलना करना या इन दोनों में 1 नंबर या 2 नंबर देना, वो मुझे नहीं लगता कि वो। आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? आपका पर्सनल फेवरेट? नहीं, मेरे दोनों फेवरेट हैं, मैं दोनों को मानता हूँ। ठीक है। अब आप इस पार्टी में हैं, आप राजनेता वैसे हो गए, लेकिन आप इस पार्टी में हैं। इस पार्टी के बारे में कुछ सवाल आपसे हम पूछने जा रहे हैं, और ये देखना है कि इस पार्टी को लेकर आप अभी तक कितना ज्यादा इसमें मिल चुके हैं। आप तैयार हैं अगले सवाल के लिए? पहले जोरदार तालियां हो, हर जवाब के बाद तालियां होनी चाहिए। आइए दिखाइए जरा। अब मेरा जो अगला सवाल है, दिखाइए जरा, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं। ओके, ये कुशाभाऊ ठाकरे, दिखाइए जरा, प्ले करिए। कुशाभाऊ ठाकरे हैं बीजेपी अध्यक्ष 1998 से 2000 के बीच में। कुशाभाऊ ठाकरे। दो जोरदार तालियां हो पहले। अगला सवाल प्ले करिए जरा। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं, मैं
ठीक है, प्ले करिए जरा। हमारे सारे यहां पर एडिटर्स जो हैं वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, प्ले करिए जरा। मधुकर दत्तात्रेय देवरस, सरसंघ चालक, जो सबसे लंबे समय तक सरसंघ चालक रहे, 1973 से 1994 के दौरान, इमरजेंसी के दौरान भी यही सरसंघ चालक थे। आइए जरा, अब जरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पहले जोरदार तालियां, क्योंकि यह सवाल मैं सोच रहा हूं इस सवाल का जवाब आपसे लेने से पहले मैं अपने जो ऑडियंस है उससे लूंगा और फिर मैं आपसे लूंगा। पहले मैं सोच रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं आपसे ही लेता हूं, उसके बाद मैं आपका ओपिनियन पूछूंगा। दिखाइए जरा, प्ले करिए। हमारा अगला सवाल क्या है? नहीं, आप परिवारवादी नेता कौन है? चिराग पासवान, जयंत चौधरी या अजीत पवार? परिवारवादी नेता कौन है इसमें से? जी, तीनों ही हैं। तीनों ही हैं, तीनों ही हैं। ये तीनों आप ही के साथ ही हैं? हाँ, तो ये इनके भी परिवार में राजनेता हुए हैं और इनका परिवार में तो बहुत ही राजनेता हुए हैं और ये भी परिवार से हैं जी। तो आप, ये तो बीजेपी परिवारवादी राजनीति के खिलाफ है। बीजेपी के अपने जो नेता हैं उनमें कोई भी परिवारवादी नहीं है। ये एनडीए के ये अलाइज हैं, ये अलाइज हैं, लेकिन तीनों परिवारवादी हैं। खैर, मैं जो सवाल पूछने वाला था वो अगला सवाल, आपको जरा जवाब देने के लिए तैयार रहना। हमने पहले ये सवाल बीच में लेके आए, पहले मैं अरुण जी से वो सवाल पूछूंगा। आप लोग तैयार हैं अगले सवाल के लिए? और जोरदार तालियां हर जवाब पर। दिखाइए जरा, प्ले करिए। पर्दे पर बेहतर राम कौन? इनसे पूछिए। पहले मैं आपसे पूछूं? नहीं, इनसे पूछिए। पहले आपसे पूछिए। आई विल, बिकॉज आई एम ए पार्टी टू इट, तो मैं नहीं जवाब दूंगा इसका, ये इनसे पूछिए। मैं चाहूंगा आप किसी ऑडियंस को ले आइए। आइए जरा, आप इधर आइए, आइए आइए बेटा, आप भी आइए। कम आइए। अब आप मुझे ये बताइए, इनमें से बेहतर कौन है? सर, निसंदेह भगवान श्री राम का जो रूप हम लोगों के मन में बसा हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो। बैठिए। अरुण जी, कितने साल हो गए उस किरदार को आपने रोल प्ले किए हुए? कितने साल हो गए? रामायण वॉज रिलीज्ड इन 1987 जनवरी। सोचिए, 87 जनवरी, 38 इयर्स। खैर, आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा जो अगला सवाल है, अब ये सवाल का जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा, ऑडियंस की हेल्प नहीं लगेगी। पहले आइए, जोरदार तालियां हो पहले अगले सवाल से पहले। आइए, दिखाइए जरा। बेहतर किरदार कौन? अरुण गोविल एज राम और या अरुण गोविल एज नरेंद्र मोदी? ये सब इनसे पूछिए। अरे आप बताइए। मैं नहीं जवाब दूंगा इसका, ये मेरे जवाब देने की चीजें नहीं है। ये है कि मेरे बारे में इन लोगों की क्या ओपिनियन है या उन सीनियर्स की क्या ओपिनियन है, ये आपको इनसे पूछना है। अच्छा, ये बताइए, आपको इनमें से कौन सा किरदार करने में बहुत मजा आया? मुझे दोनों किरदार बहुत करने में मजा आया। ये भी उतना ही चैलेंज था। इनकी तो हमारे मन में कोई छवि पहले थी नहीं, एक छवि बन गई तो बहुत बाद में बहुत आसान हो गया था। लेकिन इस किरदार को करने के लिए बहुत सोचना और समझना पड़ा। और आप देखिए, मैंने जो किरदार किया है, इनको मैंने हमारे मोदी जी की जितनी फिजिकल जो उनके नुएंसेस हैं उसमें से कोई भी मैंने इस किरदार को निभाते वक्त नहीं किया है। मैंने मोदी जी जैसा व्यक्ति, क्या सोचता होगा ये आदमी, इसके मन में क्या चलता होगा, ये दिल, इसका दिल कैसा होगा, ये क्या क्या सोचता होगा, मैंने वो लिया है। इसमें कहीं भी जो उनकी आदतें हैं, जैसे कई बार एक उंगली उठाते हैं, वो हाथों का इस्तेमाल करते हैं वो, या जिस तरह से उनकी स्पीच होती है, मैंने कहीं वो उनको कॉपी नहीं किया है। मैंने अपने हिसाब से कि ये कैरेक्टर क्या रहा होगा वो करने की कोशिश की। अब अगला सवाल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं चाहूंगा उसका जवाब आप जरूर देंगे, वो ऑडियंस नहीं देगी। उससे पहले हौसला अफजाई हो अगले सवाल से पहले। दिखाइए जरा। अब मुझे बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बेहतर जनसेवक कौन, अरुण गोविल या अवधेश प्रसाद? आई विल टर्न आउट टू बी। अच्छा, ठीक है, ओके, आई विल टर्न आउट। आइए प्लीज आइए। ये हमारा रैपिड फायर राउंड था। अब अरुण जी, हम सब ने तो राम को पढ़ा है, आपने उस किरदार को जिया है। राम राज्य आदर्श लोकतंत्र का नाम है, राम त्याग है, करुणा है, विनम्रता है। लेकिन
बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि राम भक्तों को यानी हिंदुओं को कट्टर होना चाहिए, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। कट्टर होना तो राम नहीं सिखाते। कोई क्या कहता है राम के बारे में, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, या मेरे से आप जवाब भी नहीं मांग सकते। वो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। नहीं, लेकिन क्या कट्टर होना चाहिए? मैं कट्टर नहीं, उनको भूल जाए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या नहीं, मैं एज एन इंडिविजुअल अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे कट्टर होने की जरूरत नहीं। मेरा धर्म अपने आप में पूरा है। बहुत एक नेताजी कह रहे हैं कि सेक्युलर शब्द हटा दो, एक कह रहे हैं इंडिया शब्द हटा दो, एक कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दो। अरुण गोविल जी क्या सोचते हैं, ऐसा होना चाहिए? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो ये राष्ट्र है, इसका नाम पहले भी भारत था और आज भी भारत है। लेकिन इन सब के लिए तो संविधान जो है उसकी मूल आत्मा को बदलना पड़ेगा। जो ये बातें होती हैं, प्रस्तावना बदलनी पड़ेगी, मौलिक अधिकार बदलने होंगे, बहुत छेड़खानी करनी होगी। जो ये स्टेटमेंट नहीं, इन सब के लिए ये सब बदलने की आपको कोई जरूरत है ही नहीं। मौलिक अधिकारों से नाम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब इंडिया रहने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मेरे देश का नाम भारत है, मैं इसे भारत ही कहता हूँ। ज़्यादा सिंपल होगा। लेकिन संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। संविधान को मैंने उतनी अच्छी तरह से मैंने नहीं पढ़ा है, उसके ऊपर मेरा कमेंट देना कोई ठीक नहीं होगा कि वहाँ सर आपने शपथ ली है, आपके पासपोर्ट में भी लिखा है क्या इंडिया। नहीं तो इंडिया ठीक है, मैं भारत मानता हूँ उसको, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं है उसमें। जो ये दोनों, हम दोनों भी तो कह सकते हैं। आपको अगर इंडिया कहना है आप इंडिया कह लीजिए उसको, अगर मुझे भारत कहना है तो मैं भारत कहूँगा। देखिए, अगर आप इंडिया उसको हटाना चाहेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। सवाल तो ये है कि क्या आप उसको इंडिया नहीं कहना चाहते हैं? कुछ उन लोगों की बातें को हम इतना तूल क्यों देना चाहते हैं कि जो हमारे देश को, हमारे जनमानस को आपस में बांट देना चाहते हैं। हमें नहीं देना चाहिए उन लोगों को इतना तूल। मेरा एक, क्योंकि सर के साथ ही सवाल था जो सर ने पूछा था, राम ये कर्मकांड पूजा की वस्तु है या राम जीवन में आत्मसात करने की बात है? ये मैं उस आदमी को पूछता हूं कि जिसने, मुझे लगता है, राम को सबसे ज़्यादा समझने का प्रयास किया भारतवर्ष में, क्योंकि राम का किरदार जिया है आपने, इसलिए राम को समझने का प्रयास किया होगा, नहीं तो इतना बेहतरीन सीरियल बनता नहीं। इसीलिए ये सवाल आपसे। हमारे यहाँ दोनों बातें हैं। जो हमारी संस्कृति है उसमें साकार पूजा भी है, साकार रूप भी है उसमें, और निराकार रूप भी है उसमें। ये डिपेंड्स ऑन कि हम उसको किस तरह से लेना चाहते हैं। साकार रूप कहते हैं कभी कभी हमें कंसंट्रेट करने में हमें मदद करता है साकार रूप। अन्यथा परमात्मा को बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो शक्ति है। जो शक्ति है वो हम सब मानते हैं, निर्विवाद है वो, कि परमात्मा ही एक शक्ति है जो इस सारे ब्रह्मांड को चलाता है। ठीक है, या हम अब अगर हम उससे भी एक कदम और आगे जाएं तो हम ये कहते हैं कि क्या लोग कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। नहीं, भगवान में ये कण कण है, पूरे भगवान में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में भगवान नहीं है। तो डिपेंड्स ऑन कि हम साकार रूप में उसको पूजना चाहते हैं या हम निराकार रूप से उसकी स्तुति करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अरुण जी, दोनों सही है। सेकंड पार्ट, अशोक भाई, पूजा की तो बात अलग होगी, आपने तो बता दी, लेकिन राम मेरे हिसाब से क्या ये जीवन में जीने की पद्धति है? हम राम की तरह जीवन जीना चाहें तो जीना चाहिए हमें। उसका मतलब ये नहीं होता कि राम के जीवन में जो घटनाएं हुई वही घटनाएं हमारे जीवन में भी होनी है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। हमें उनके अंदर देखना पड़ेगा कि वो क्या फील था, वो कौन सा भाव था जिसने राम जी को अपने पिता के वचन के लिए अपना राजपाट सब छोड़ देने जाना पड़ा। अरुण जी, सबसे रामायण सीरियल में सबसे टफ शॉट आपका कौन सा रहा जब आप राम का किरदार निभा रहे थे? ओके, जब श्री राम को वनवास में ये पता लगता है
कि उनके पिता दशरथ अब नहीं रहे। वो शॉट जब हो रहा था तो मुझे वो बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन लगा श्री राम की लाइफ में, क्योंकि वो भगवान तो थे लेकिन इंसान के रूप में बिहेव कर रहे थे उस वक्त, और एक पुत्र को ये पता लगना कि मेरे पिता अब नहीं रहे, किस तरह से वो रिएक्ट करेगा। उसे पूर्णतया इंसान भी नहीं लगना चाहिए। अगर पूर्णतया इंसान नहीं लगेगा तो इमोशन पूरी तरह से व्यक्त नहीं होगा, लेकिन इमोशन भी पूरी तरह से व्यक्त करना है कि ये जो व्यक्ति खड़ा है इस समय भगवान होगा लेकिन ये इंसान भी है। तो ये दोनों जो थी वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन आ गई थी वो। और जब सागर साहब ने मुझसे कहा कि अरुण इसे ये शॉट हमें लेना है, तो मुझे वाकई नहीं समझ में आया था कि मुझे क्या करना है, इसके लिए क्या सोच कर करना है। तो मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ अभी आप थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रात का कुछ 1 बजा था उस समय जब हमने वो शॉट लिया था, और उन्होंने लाइट ऑफ कर दी, वो अपने कमरे में चले गए, और कुछ 10-15 मिनट बाद मैं अकेला एक कोने में जाकर बैठ गया, बिल्कुल सन्नाटा था। और तब मुझे जो मैंने सोचा, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सागर साहब को बुला लीजिए, हम लोग शॉट करते हैं। अरुण जी, थोड़ा सा टाइम कम है, मैं आपसे कुछ सवाल जल्दी जल्दी पूछूंगा। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। संघ प्रमुख कह रहे हैं कि जो विपरीत विचार हैं उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। फिर समाज में इतनी कटुता, इतनी नफरत क्यों, क्या वजह? अपने अपने स्वार्थ हैं सबके, इसके लिए। That's simple as that. लेकिन ज्यादातर तो आप ही की पार्टी के नेता हैं, वो काफी एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हिंदू त्योहारों पर मुस्लिम बहाना निकलें, कोई कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग वार्ड बना दें। ये सब प्यार मोहब्बत की बात तो नहीं? क्या होता है राजनीति में, ये भी तो नहीं होता ना कि आप अपने विचारों को व्यक्त ना करें। उनको व्यक्त करने की तो आज़ादी है, सबको है व्यक्त करने की। कुछ भी विचार व्यक्त कर देंगे आप? जो भी लॉ के दायरे में आता है वो विचार तो व्यक्त करता है। ये लॉ के दायरे में आता है? आप बताइए मुझे, औरंगजेब की कब्र खोद दो, ASI का संरक्षण है, औरंगजेब का नामो निशान मिटा दो। अब मनोज मुंतशिर कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनवा दो, ये मांग सही है? अब ये बात आपको उनसे पूछनी पड़ेगी। आप मुझे अगर इस निगेटिविटी में लेकर जाना चाहते हैं तो मैं नो कमेंट्स करना शुरू कर दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है जी, बताइए। आप एक बड़े सरल व्यक्तित्व के मालिक हैं। जिस तरह से आप ईमानदारी से जवाब दे रहे थे, बहुत से ऐसे जवाब आपने दिए जो एक पॉलिटिशियन नहीं देगा, लेकिन आपने वैसे ही दिए जैसे कि हम लोग सुनना चाहते थे। एक वैसा एक सवाल मैं आपको करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ आपको ये सरलता के लिए। वो सही प्रतिमा है भगवान राम की। आपने देखा होगा कि जितने भी कलाकार हैं जिन्होंने माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम किया है या हिस्टोरिकल्स में काम किया है, माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम करके और फिल्मों में कामयाब होने वाले बहुत कम लोग हैं। MGR, NTR साउथ में ज़्यादा है। हमारे यहाँ किसी बड़े कलाकार ने माइथोलॉजिकल रोल नहीं किया है, मुझे तो याद नहीं, अगर आपको याद है तो बताइए। आपने जब राम का किरदार किया, उनका जो रोल किया, उस वक्त आपको ये बात थोड़ी सी चिंता नहीं देती थी, या आपने सोचा कि राम का आशीर्वाद है? मैं तो मेरे परिवार ने, जैसा मैंने बताया, ये बात कही थी, मेरे मित्रों ने भी ये बात कही थी कि तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, पर मेरे दिमाग में उस समय कोई दूसरी चिंता नहीं थी। मेरे दिमाग में केवल एक बात थी कि मुझे श्री राम का चरित्र करना है, बस। अरुण जी, आपने संसद में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, जरा ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। आप OTT और सोशल मीडिया पर बढ़ते अश्लील कंटेंट का मुद्दा था ये, लेकिन आपकी ही फर्टर्निटी के जो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारी क्रिएटिव फ्रीडम से छेड़छाड़ है। देश का युवा जो देखना चाहता है, हम वही कंटेंट बना रहे हैं। दोनों बातें होती हैं, ये दोनों ना कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे की। बनाने वाले ये कहते हैं कि देश ये देखना चाहता है, जनता ये कहती है कि यार ये क्या दिखा रहे हो तुम। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को अपनी सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए जनहित में। और स्वार्थ भी, एक व्यक्ति स्वार्थी होता है, पर उसकी भी एक सीमा उन्हें खुद ही निर्धारित करनी होती है, और इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स कम्प्लीटली। कि हम, ऐसा नहीं होता कि जो कंटेंट अश्लील नहीं है या वो चलता नहीं है, चलता है वो भी, जिसमें सेक्स नहीं है, हिंसा नहीं है, वो भी चलता है,
वो भी तो वो बना सकते हैं, वो नहीं बनाना चाहते। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। लेकिन आप इंडिविजुअली आप इसका विरोध करते हैं जो अश्लील कंटेंट आ रहा है ओटीटी पर? हर चीज की एक सीमा जरूर होनी चाहिए, उसे हमें अपनी सीमाओं को जनहित में या पारिवारिक हित में हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर जो परिवार एक है वो कंटेंट ये देखता है, या तो उसको इतना रेगुलराइज आप कर दें कि नहीं भाई आपको अकेले बैठ के देखना है तो आप ये कंटेंट देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। जी। अगर आप परिवार के साथ देख रहे हैं तो वो कंटेंट देखना अलाउड नहीं होना चाहिए, उसको इतना रेगुलराइज कर दीजिए, आप उस तरह के लॉज बना दीजिए, उस तरह का जो आपका टेलीकास्ट का जो एक सिस्टम कई कंट्रीज में आ रहे हैं ऐसे लॉज। ऐसा हो रहा है जी, कि आपको बताना है कि आप कौन है, कितनी उम्र है आपकी और क्या क्या आप क्या देखना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष फिर सवाल उठाता है, सर एक मिनट, विपक्ष सवाल उठाता है कि जो एक्टर बेबी बियर पी के नाचे छम छम गाना बनाता है वो संसद में आपके साथ है, जो लहंगा उठा दे रिमोट से गाने पर डांस करता है वो बीजेपी का सांसद है, एक और सांसद थे जो भोजपुरी में गाते थे अपनी लिपस्टिक का स्वाद चखा दे, ये सब अश्लील नहीं है? ये पहली बात तो ये कि अगर जनता को, वहाँ की जनता को ये लगता कि ये खराब काम कर रहे हैं तो जनता उन्हें क्यों चुन के भेजती है भाई? मतलब सारी चीज़ें आप पार्टी पे डाल दीजिए, सारी चीज़ें आप उस एक्टर पे डाल दीजिए, ये तो ठीक नहीं है। चुनने वाला कौन है? जो देखने वाला है। नहीं, लेकिन फिर क्या उसको नहीं लगता कि ये अश्लील है, उसने वोट दे दिया उनको, या उसको ये लगता होगा कि भाई ये आदमी का प्रोफेशन है, इससे राजनीति का तो कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन प्रोफेशन अलग है, राजनीति अलग है। लेकिन क्या अरुण जी अपने मित्र या अपने सहयोगी सांसदों को बोलेंगे कि भाई ऐसी चीजों से बचो, ये गलत इन्फ्लुएंस है? सर मैं ये सलाहें नहीं देता, वो उनका अपना मैटर है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ है। ठीक है, ठीक है। मैं दर्शकों को 80 के दशक की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। जब राजीव गांधी ने रामायण के कलाकारों को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया था, ये देखिए। पहले तो आप अरुण जी ये कहानी बताइए, अब जरा तस्वीरें देखिए आप। क्या था ये सर, क्या हुआ था बताइए जरा। नहीं हुआ कुछ नहीं था, उन्होंने बुलाकर बस सम्मान किया था, दैट वाज इट। एंड वो पूरा इंटरेक्शन कैसा था, वो हाउ वाज इट? नहीं कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन मुझे नहीं याद पड़ता कि उस समय हमारे साथ हुआ था, जो भी बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं हुई थी उनके साथ। एक बेसिक एक टीम को सम्मान करने वाली बात थी, दैट वाज। अच्छा, हमने राम कथा से सीखा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक वो अरुण गोविल जो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते थे नहीं, किया था। ठीक, एक बार ठीक किया था, जिन्हें दिल्ली बुलाकर खुद राजीव गांधी ने सम्मानित किया, ये हमने तस्वीरें भी दिखाई। वो आज ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, राम के अस्तित्व को नहीं मानती। ये जो आपने तस्वीर दिखाई है ये कितने साल पुरानी है? 89 की। आज मुझे एक बात बताइए, विपक्ष का कोई व्यक्ति एक अच्छी फिल्म बनाए तो क्या मोदी जी उसको बुलाकर सम्मान नहीं देंगे उसको? इन दोनों बातों को कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप यहाँ की चीज यहाँ जोड़ना चाह रहे हैं, जस्ट टू क्रिएट अ कंफ्यूजन, जस्ट टू सेल योर प्रोग्राम ऑफ दिस चैनल। अरुण जी डोंट डू दैट। ओके, आप गलत चीजों को गलत जगह पर जोड़ रहे हैं। चलिए मैं आपको एक चीज पूछता हूं। कांग्रेस कहती है कि एक वक्त था जब अरुण गोविल, राम यानी अरुण गोविल ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी और रावण यानी अरविंद त्रिवेदी ने बीजेपी की, और आज कांग्रेस को भी राम विरोधी कहा जा रहा है। पहली बात, लेट मी करेक्ट यू। ठीक है, मैं कांग्रेस का सदस्य कभी नहीं था। ओके, इट्स ऑन रिकॉर्ड। अब अगला सवाल पूछिए। ये कांग्रेस कहती है। कांग्रेस के कहने से थोड़ी ही होगा, मुझसे भी तो पूछिए ना। ठीक, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। कि मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं था। नोटेड। मैंने कभी उनकी सदस्यता नहीं ग्रहण की। एंड लेट मी टेल यू, जो आपने अभी कहा ना कि मैं किया करता था कांग्रेस का प्रचार, मैंने कांग्रेस का एक प्रचार किया है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। इलाहाबाद में सुनील शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे थे, वो खड़े हुए थे और वीपी सिंह जी उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे। मैं सुनील शास्त्री के प्रचार के लिए गया था। वो एक प्रचार मैंने कांग्रेस के लिए ज़रूर किया, और वो इसलिए नहीं किया था कि वो मैं किसी राजनीतिक पार्टी, उन दिनों मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। और जो आपने दो तस्वीरें दिखाई थी मुझे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया था, वो इसीलिए नहीं पहचान पाया कि मेरा उस वक्त राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल भी। मुझे ABC भी नहीं पता थी।
अच्छा ये आपने क्लैरिटी दे दी, क्योंकि देखिए मेरा काम है, क्योंकि ये सारे जो सवाल हैं ये टॉक ऑफ द टाउन रहते हैं, ये पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही हाँ, मतलब बरसों से हाँ। पूछ ही रहे हैं लोग, अब क्या करें। अब आप सांसद बन गए। 2020 तक ये भी कहा जा रहा है कि 2020 तक आप बीजेपी से नाराज थे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज थे, आज बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। कौन, क्या ये मैं बात नाराज सही है? था? हाँ, किस विषय में? मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। हाँ, बताइए। जरा दिखाइए। 25 अप्रैल 2020 को आपने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट में आपने लिखा, चाहे कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, मुझे आज तक किसी सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन उस सरकार ने भी मुझे आज तक कोई सम्मान नहीं दिया, और यहां तक कि मैं 50 साल से मुंबई में हूं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने भी कोई सम्मान नहीं दिया। ये जिन राज्यों का आपने जिक्र किया वहां पर बीजेपी की सरकार। अब एक बात बताइए, एक ऑब्जर्वेशन होती है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी नाराजगी नहीं है। आप इसे नाराजगी क्यों समझते हैं? ऑब्जर्वेशन है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, इट्स अ फैक्ट। अच्छा ठीक है, टिकट निकल मिलने के बाद ये ऑब्जर्वेशन अभी भी है या? ऑब्जर्वेशन तो है ना, अभी भी नहीं मिला। ठीक, अभी भी वही ऑब्जर्वेशन है सर एक अभी भी नहीं मिला कोई वो। एक विवाद बार बार होता है और वो है आरक्षण को लेकर। हाँ, ये कहा जाता है कि आरक्षण की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था, ये परमानेंट नहीं था। आपका टेक इस पर? इस बारे में मैं कोई भी बयान नहीं देना चाहूँगा। ये जो मेरे पार्टी के शीर्ष नेता हैं या इस देश के शीर्ष नेता हैं, उन्हें बैठकर डिसाइड कर लेना चाहिए। आपके अनुसार क्या आपको लगता है कि जाति व्यवस्था जो है वो खत्म होनी चाहिए? हिंदू सिर्फ हिंदू होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का बंटवारा नहीं होना चाहिए? इन सवालों पर मेरे सब नो कमेंट्स हैं आपके लिए। नहीं, लेकिन नहीं, ये मैं देश के शीर्ष नेताओं पर छोड़ना चाहता हूँ। मैं अभी, मेरी स्थिति वो नहीं है कि मैं इस बारे में कोई बयान दूंगा। ठीक है, ठीक है। एक रैपिड फायर पर आने से पहले रामकृपाल जी को सवाल पूछो। मैं एक तो थोड़ा सा छोटा सवाल। हाँ, बिल्कुल छोटा ही कर रहा हूँ भाई। पूछे ही नहीं, कहो आप कहे तो ऐसे कर लो, मजाक इसलिए लगा मैं तो रखा है। बहुत कम पूछता हूँ। जो आपने एक बताया कि जिस समय राम का कैरेक्टर आप करने जा रहे थे, तो जो एक मुस्कान, जैसे आपने आईने में देख के सोचा कि नहीं ये नहीं हो सकता और बाद में आपने आया, वो आपकी एक छवि बनी हुई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि राम बनने से पहले जो आपका जीवन था और राम बनने के बाद का जो आपका जीवन है, उसमें इस रोल ने कितना बड़ा बदलाव आपके जीवन में किया है, जिसको आज आप भी महसूस करते हैं। मान लीजिए ये रोल नहीं करते तो आज की तारीख में आप कैसे होते, लेकिन उस रोल ने आपके जीवन में कितना बदलाव लाया है। मेरी जो साइकोलॉजी है या जो मेरा जो मैं ये मानता हूँ कि हम जो एटीट्यूड्स जो लेकर आते हैं वो हमारे साथ बिल्ट इन होकर आता है। हमारा जो स्वभाव जिसे हम कहते हैं, वो नॉर्मली बेसिक स्वभाव कभी नहीं बदलता इंसान का, लेकिन उसका व्यवहार और थोड़ा बहुत फ़र्क आता है जो मेरे अंदर आया होगा। इसका जवाब मेरे से बेहतर वो लोग दे सकते हैं जो मुझे पहले जानते थे और जो मुझे अभी भी जानते हैं। पर ज़रूर बदलाव आया होगा, थोड़ा बहुत ज़रूर हुआ होगा। अच्छा, वो किरदार के अंदर आने के बाद वो चेंजेस आता है, थोड़ा बहुत ज़रूर आता है। ठीक है अरुण जी, ये लास्ट पड़ाव है हमारे शो का और इसमें ये रैपिड फायर राउंड है। मैंने आपके बगल में एक प्ले कार्ड रखा हुआ है, यस या नो, और सामने वो कैमरा है जहां पर वो कैमरा पर्सन खड़े हुए हैं। सर ओके, इफ यू कैन प्लीज होल्ड इट। मैं यहां पर जाऊंगा, आपके से सवाल पूछूंगा, आप यस और नो में जवाब दीजिएगा और मैं चाहूंगा हर सवाल पर ऑडियंस को हौसला अफजाई करनी है। जोरदार तालियां हो पहले। अगर आप ताली नहीं बजाएंगे तो वहां से जवाब अच्छा नहीं आएगा। चलिए आइए, मेरा पहला सवाल, पहले जोरदार तालियां हो। आइए अरुण जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, प्ले करिए। सवाल यह है कि देश में मुगलों के नाम सड़क इमारत के नाम नहीं होने चाहिए, यस या नो? देश में मुगलों के नाम पर सड़क इमारत के नाम नहीं होने, मुगलों के नाम पर सड़क और इमारत के नाम नहीं होने चाहिए, यस या नो? नहीं होने चाहिए। ओके ओके, अगला सवाल प्ले करिए जरा। 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराने की परंपरा खत्म होनी चाहिए, यस या नो? ओके नो। ये भी तो ऐसे मुगलों ने ही बनवाया था सर।
खैर सवाल anyway. के ऊपर सवाल अभी मत कीजिए, सवाल पूछिए पहले। अच्छा ठीक है, ओके ओके, जोरदार तालियां उसके ऊपर, ओके, वेल सेड, वेल सेड। अगला सवाल प्ले करिए, दिखाइए जरा। चीन को दुश्मन देश मानना चाहिए, यस या नो? ओके, मेरा अगला सवाल प्ले करिए जरा। राम मंदिर निर्माण का श्रेय राजीव गांधी को भी मिलना चाहिए, यस या नो? उन्होंने ताले खुलवाए थे, यस या नो? लेकिन उन्होंने ताले खुलवाए थे। अच्छा ठीक है, उस पर जवाब दे देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला सवाल प्ले करिए सर। हमारा अगला सवाल आपके सामने यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, यस या नो? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके ओके, पास करना, ओके ओके, जोरदार तालियां हो। बड़े क्लैरिटी से, सबसे अच्छी बात है अरुण जी, एकदम क्लैरिटी से एकदम सारे से जवाब दे रहे हैं। प्ले करिए जरा। अगला सवाल हमारा थोड़ा सा